Study now new article which is here. What kind of motion a rigid body can have. So let us try to explain these questions by taking some examples of the motion of rigid body, and let us begin with a rectangular block is sliding down an inclined plane. So we'll just take on a rectangular block is sliding down an inclined plane. So just take this as a plane, horizontal plane surface, and consider another inclined plane which is at some angle theta with the horizontal, and then this is what about this plane is, and here is some block. Here is some block of certain mass m. Here is some block of certain mass m, right? So there are different points on the, because as it is a rigid body, so it is a collection of large number of single particles. So as the case, it can be considered as a extended body. So from here on, you can take this is a translational motion. So this is representing the point P1. This is representing the point some P2, and this is this point representing this just another point, so P3. Okay, so this point is some P3 over here. So as this block is sliding down over this inclined plane, so this is BC represent the horizontal plane, and AB representing the inclined plane. So the block is a rigid body, and its motion down the inclined plane is such that all the particles of the body are moving together. So we take it as the particle number P1, and this is P2, this is P3, and this is P4. So all these particles are moving with same velocity. देखिए किसी भी पॉइंट के ऊपर ड्यूरिंग इट्स ट्रांसलेशनल मोशन इसका जो वेलोसिटी है वो, फॉर एग्जांपल आप t1 टाइम के ऊपर, आप फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के ऊपर आप इसको देखते हो, तो इसकी कोई इन सभी जो पार्टिकल्स इनकी अपनी कोई वेलोसिटी है। फिर ये नीचे चलते हुए कुछ देर के बाद आपका जो ब्लॉक है वो यहाँ आ जाएगा, तो उस स्टेज पर ये सब पार्टिकल जो P1 है, P3 है, P4 है, इन सभी की वेलोसिटी सेम रहेगी। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ फॉर एग्जांपल कि इसकी फर्स्ट रीडिंग जो है V1 है, और इसकी भी फर्स्ट रीडिंग V1 है, इसकी भी फर्स्ट रीडिंग V1 है। सो ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि जब ये बॉडी जो है वो पॉइंट P से खिसक के किसी एक अलग पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल कि थोड़े टाइम के बाद एक Q पॉइंट पर आ जाएगी, उस स्टेज के ऊपर भी ये सभी जो पॉइंट पार्टिकल्स हैं P1, P3, P4 लोकेशन के ऊपर है, इनकी वेलोसिटी जो है वो अनचेंज रहेगी। इट विल नॉट चेंज विद द पासेस ऑफ टाइम। सो आई कैन से, यदि मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स इस घटना का बनाऊं, तो वो एक कुछ इस तरीके का एक डेफिनेशन बन जाती है एक प्योर ट्रांसलेशन मोशन की। उसको आप ऐसे रिकॉल कर सकते हैं। देखिए, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, जब हम कहें कि आपका जो मोशन है वो प्योरली ट्रांसलेशनल है, इन ए प्योर ट्रांसलेशनल मोशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम का मतलब है किसी भी समय, जब भी आप इस बॉडी को, रिजिड बॉडी को चलता हुआ देखेंगे, तो बिकॉज रिजिड बॉडी इज अ कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो सभी पार्टिकल जो हैं रिजिड बॉडी के, उन सभी पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। किसी भी समय उसके मोशन में आप उसको ऑब्जर्व करें तो उसके सब पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो सेम होगी। ओके, सो नाउ वी विल कंटिन्यू टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन कि एक जो रिजिड बॉडी है वो किस तरीके का मोशन जो है वो कर सकती है। तो सबसे पहले अभी तक हमने ये पढ़ा कि जो बॉडी है वो ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो कर सकती है। एक हम अनदर एग्जांपल लेते हैं, विल जस्ट टेक ऑन अनदर एग्जांपल कि हमारे पास फॉर एग्जांपल के एक वो सेम हम सरफेस लेते हैं। अभी तक हमने देखा कि हमारी जो एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, वो
ट्रांसलेशनल मोशन कर सकते हैं। हमने प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में बात की। हम आपके साथ एक उसी तरीके का एक जो सरफेस हम लेते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड दिस इज द इंक्लाइंड प्लेन. So this is the inclined plane. This is the inclined plane, and this is the inclined plane at some angle theta with the horizontal. So now see here, now the body is of the different shape. अब आपके पास जो बॉडी है उसकी जो शेप है वो थोड़ा अलग है. वो बॉडी इनिशियली इट इज़ लोकेटेड एट पॉइंट A and after some time it reached to point B. So कुछ समय के बाद ये जो बॉडी है वो B पॉइंट के ऊपर आ जाती है. After some time it reached to point B. So ये देखिए इनिशियली ये बॉडी जो है वो A पॉइंट के ऊपर है और आफ्टर सम टाइम इट रीच टू पॉइंट B. इसमें मज़ेदार बात है कि हमने पढ़ा कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है उस ट्रांसलेशनल मोशन में जो हर पार्टिकल रिजिड बॉडी का एक ही वेलोसिटी से मूव करता है. आप किसी भी समय उसकी वेलोसिटी को नोट कर लें. इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास अब बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो अलग है. हमारी जो बॉडी है एक रोलिंग बॉडी है, ये बॉडी रोल कर रही है ओवर दिस सरफेस. सो ये कोई मेटल का सिलेंडर हो सकता है, ये कोई वुडन सिलेंडर हो सकता है, बट एवर इट मे बी, बट इट इज़ रोलिंग ऑन द इंक्लाइंड प्लेन. हम यहाँ कुछ पॉइंट कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई पॉइंट है P1 और ये कोई अलग पॉइंट है कोई P2 और यहाँ कोई पॉइंट है P3, ओके, और यहाँ कोई पॉइंट है P4. ज़रा इसके ऊपर हम नज़र डालते हैं कि जो हमारे अलग अलग पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो P1 है यदि उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है और इसकी वेलोसिटी भी कुछ इसी डायरेक्शन में हम मार्क कर देते हैं कि इस डायरेक्शन में है, ओके. But the velocity of this point at the point of contact is in the direction of this velocity is along this direction. At point P4, at every point of time it is tangent to the circle. So just see here carefully, इसमें क्या होने वाला है सब कुछ आपको खुद ब खुद अंदाज़ा लग जाएगा. आपको पहले ट्रांसलेशनल मोशन, जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है, तो जो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि सभी पार्टिकल जितने भी पॉइंट रिजिड बॉडी के ऊपर होते हैं सबकी वेलोसिटी सेम होती है. यहाँ आप देखिए कि जो P1 की वेलोसिटी अलग है, P2 की वेलोसिटी अलग है, P3 की वेलोसिटी अलग है और P4 की वेलोसिटी जो है वो बिल्कुल अलग है. सो जहाँ तक बात है कि जो पॉइंट P3 की है, सो द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P3 इज 0 एट एन इंस्टेंट. ये हमेशा के लिए 0 होगी इफ़ द सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग. यदि आपका जो सिलेंडर है ये रोल ही कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है, तो जो P3 की जो पॉइंट की वेलोसिटी है वो बिल्कुल अलग होगी. तो हम ये देख रहे हैं कि ये जो घटना है ये प्योर ट्रांसलेशनल मोशन को तो मैच नहीं करती, क्योंकि इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन में यदि हमने अभी पिछले पेज पर पढ़ा, इन प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, okay, all particles of the body, all particles of a rigid body have same velocity. ये बड़ा important part है. Same velocity at an instant. अब उसके सभी पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होगी किसी भी समय. आप बात कर लीजिए, जब A पॉइंट के बाद कुछ देर के बाद पार्टिकल आपका यहाँ आ जाता है तो उसकी वेलोसिटी ये देखिए ये इधर होगी और ये इधर होगी और ये इधर होगी और ये जो P4 है वो इधर होगी. तो यहाँ ही हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हर पॉइंट के ऊपर आप किसी दूसरे टाइम में यदि आप इसको ऑब्जर्व करते हो तो वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो चेंज हो जाएगी. इसका मतलब ये है कि यदि ये मोशन जो है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन को सपोर्ट नहीं करता, इफ़ इट इज़ नॉट सपोर्टिंग द प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मोशन है वो ट्रांसलेशनल मोशन है. ट्रांसलेशनल मोशन का तो सीधा हमें आइडिया यहाँ से कि यदि बॉडी A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जा रही है, दिस मीन्स that this is translation motion for sure, but it is not pure translation motion. So this means this is a translational motion. This is translational motion plus something else.
ये ट्रांसलेशन मोशन तो है ही है, बट इसके साथ कुछ और है, क्योंकि ये प्योर ट्रांसलेशन मोशन नहीं है अब, बट इसके साथ ये कुछ और है। इट इज़ समथिंग एल्स देन दिस ऑल्सो। इस समथिंग एल्स का जो सवाल है, इसका हम आंसर ढूंढने की अब फर्दर डिस्कशन में कोशिश करते हैं कि यदि ये प्योरली ट्रांसलेशन मोशन नहीं है तो उसकी जगह फिर ये क्या चीज़ है। ओके, अब हमारी जो अगली डिस्कशन होगी उसमें आपने इस बात का ध्यान देना है कि किस तरीके से हम इस सवाल का जवाब ढूंढ कर लाते हैं। आगे हम इसका जवाब ढूंढने के लिए कुछ कोशिश करते हैं। हम एक अलग तरीके के मोशन की बात करते हैं, जिस मोशन में अब उदाहरण ये रहेगा कि आपकी बॉडी इस तरीके से आप उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, बांध देंगे, कॉन्स्टेन कर देंगे कि वो अब मूव नहीं करेगी। तो उसके लिए एक उदाहरण हम लेते हैं, एक डायग्राम हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये डायग्राम कुछ इस तरीके का रहेगा। इस डायग्राम को देखने के बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्या कहने वाले हैं। आप इस एग्जाम्पल को ज़रा गौर से देखिए। इस एग्जाम्पल को आप गौर से देखिए। यहाँ जो बॉडी है वो क्या करेगी कि वो अब ट्रांसलेट नहीं करेगी। इस केस में बॉडी बिल्कुल भी ट्रांसलेट नहीं करेगी। इसमें दो बॉडी का हमने एग्जाम्पल लिया है। एक तो आप देख रहे हैं कि एक का सीलिंग फैन है, और ये जो फैन है ये रोटेट कर रहा है। यू कैन टेक दिस as the direction of motion is in clockwise direction, वो इस डायरेक्शन में वो रोटेट कर रहा है, पर ये ट्रांसलेट नहीं कर रहा है। अब आप ये देखें कि इसमें जो एक्सिस, ये जो रोटेशन हो रही है, जिस एक्सिस के किनारे ये रोटेशन हो रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट। और ये देखिए रिजिड बॉडी है, इसका जो कोई एक पॉइंट ये ले लीजिए, ये पॉइंट ये ले लीजिए, ये पॉइंट ये ले लीजिए। जितनी देर भी फैन घूमेगा इन तीनों पॉइंट्स के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके, सो द लाइन अलोंग विच द बॉडी इज फिक्स्ड इज टर्म्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हम यहाँ लिख देते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। द लाइन अलोंग विच, द लाइन अलोंग विच, द लाइन अलोंग विच the body is fixed, the line along which the body is fixed is known as axis of rotation। इसको ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। द लाइन अलोंग विच द बॉडी इज रोटेटिंग इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। ओके, और नीचे देख लीजिए आप, यही हमारे पास एक फिक्स्ड एक्सिस जो है वो इस केस में भी आप देख सकते हैं। ये उदाहरण है हमारे पास कि जो पॉटर्स व्हील है, इसमें जो कुम्हार है वो अपने घड़े को बनाता है, और इसमें देख लीजिए कि जो व्हील है वो इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो रोटेट कर रहा है। और यहाँ ये जो आप देख रहे हैं, इस सेंटर के किनारे जो है वो घड़ा बन रहा है, उसका निर्माण हो रहा है। तो इसमें भी आप ये देख रहे हैं कि इसमें कोई ट्रांसलेशन मोशन नहीं है, देयर इज ओनली रोटेशनल मोशन। सो द व्हेन बॉडी विल नॉट डिस्प्लेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट and it is centered, its motion is centered around a fixed axis, this motion is called the rotational motion। okay, so हम चर्चा ये कर रहे हैं आपके साथ कि एक रिजिड बॉडी जो है वो कैसा कैसा मोशन कर सकती है। तो हमने ट्रांसलेशन मोशन के बाद हमने पढ़ा कि एक बॉडी जो है एक्सिस के किनारे रोटेट कर सकती है। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल हैं इसमें आप ये देख रहे हो, एक जो बॉडी है इसका पार्ट ए हो गया और ये पार्ट बी हो गया। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हम क्या देख रहे हैं कि जो रिजिड बॉडी है, इसमें भी देख लीजिए रिजिड बॉडी है, ये कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, जितनी देर तक भी व्हील घूमता रहेगा इसमें किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में उसके डिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही रिजिड बॉडी की डेफिनेशन है। तो इसमें आप ये देख रहे हो कि इस एक्सिस, ये नीचे वाला पार्ट में ये वाला जो पार्ट है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के किनारे जो है वो जो व्हील है वो रोटेट कर रहा है, घड़ा भी इसके किनारे जो है वो रोटेट कर रहा है। सो ये हमने दूसरा केस पढ़ा कि ट्रांसलेशन मोशन के सिवा एक जो रिजिड बॉडी है वो रोटेशनल मोशन भी एक्वायर कर सकती है। हम इस रोटेशनल मोशन के बारे में कुछ गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, और उसके लिए हम आपके साथ एक इमेज और शेयर करना चाहते हैं।
यदि ये इमेज एक ही पेज पर हो तो आपको सीखना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम इसको भी हम इसी पेज पर आपके साथ इसके बारे में विचार बांटते हैं। ये तरीका है कि जो ये रिजिड बॉडी है, ये कोई एक अलग रिजिड बॉडी है, ये भी इसी तरीके की, ये कोई इरेगुलर शेप्ड रिजिड बॉडी है और इसमें आपने सर जस्ट सीखना है। हमने क्या किया इसमें कि हमने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगा दिया कि हम इस फ्रेम कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये फिर बाई एक्सिस हो गई, ये दोनों एक्स बाई प्लेन बना दिया इन्होंने, और ये एक जेड एक्सिस हो गई। तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एक्सिस ऑफ रोटेशन हुई वो हुई जेड एक्सिस। जो बॉडी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जेड एक्सिस के किनारे जो है वो घूम रही है। इसलिए क्या हुआ, जो जेड एक्सिस होगी इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके किनारे जो है बॉडी फिक्स्ड है, ये हो गया इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। हमने ये पढ़ा कि जो रिजिड बॉडी ऐसी होती है उसके ऊपर कोई भी आप पेयर ऑफ पॉइंट्स ले लीजिए, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, डिफॉर्मिंग फोर्स ऐसा होता है, ऐसा फोर्स बाहर से लगा हुआ ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी के ऊपर जब लगता है तो उसकी शक्ल चेंज कर दे। तो इसके ऊपर यदि आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएं तो ये इतनी हार्ड होती है कि उसकी शक्ल चेंज नहीं होती। हम इसके लिए आगे पढ़ने के लिए हम 3 पॉइंट कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमने एक पॉइंट P1 कंसिडर किया, दूसरा पॉइंट हमने P2 कंसिडर किया, तीसरा पॉइंट हमने P3 कंसिडर किया। उदाहरण लीजिए, मान लो कि ये जो सारी की सारी बॉडी है वो ऐसे इस एक्सिस के किनारे ऐसे घूम रही है, ठीक है, जैसे ये ऐसे करके घूम रही है। तो जरा गौर से देखना आपने, ये सारी की सारी जो बॉडी है वो ऐसे करके इकट्ठी घूम रही है, ऐसे। इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस, इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। व्हाट इज हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इसके जो अलग अलग पॉइंट, पहले P1 पॉइंट को देखिए। P1 पॉइंट जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से R1 डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये जो पॉइंट है ये रोटेट करेगा इस सर्कल के बीच में, C1 सर्कल के बीच में। इस सर्कल के बीच में लगातार ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के किनारे घूमता रहेगा। और गौर से देखिए, हमने इसके बाद डेफिनेशन करनी है तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ये जो इसका सर्कल है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मतलब जिस प्लेन में ये पार्टिकल का मतलब कोई भी पार्टिकल, आप जरूरी नहीं है कि आप P1 की ही बात करें या 3 ही हम पॉइंट ले सकते हैं, आप हजारों पॉइंट ले सकते हैं और सब जो पॉइंट्स होंगे वो इस रिजिड बॉडी के पॉइंट अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऐसे परपेंडिकुलर ही घूमेंगे। ये देखिए, एक प्लेन में घूमेंगे और वो जो प्लेन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर होगा। ये देखिए, ये भी प्लेन है और आप क्या देख रहे हैं, और बात कि ये लगातार जितनी भी देर ये जो रिजिड बॉडी है इस एक्सिस के किनारे रोटेट करेगी, फिक्स्ड एक्सिस के किनारे रोटेट करेगी, तो ये जो तीनों पार्टिकल हैं ये अलग अलग प्लेन में घूमेंगे। P1 का प्लेन अपना, ये जिसका सेंटर C1 है ये अलग है, और P2 अलग प्लेन में घूम रहा है। गौर से देखिए, एक जो पॉइंट P3 है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही है ये स्टेशनरी रहेगा, क्योंकि इसमें जो R है उसकी वैल्यू 0 है। तो इसको आप हमेशा याद रखें कि जो भी पॉइंट पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होगा इट विल रिमेन फिक्स्ड, ये स्टेशनरी होगा। ओके, यही ये समझने वाली बात है इसमें। तो इसकी यदि हम डेफिनेशन अब लिखें और रोटेशनल मोशन की, तो मुझे लगता है कि शायद आपको वो बड़ी आसान लगनी चाहिए और अब आपको ये समझ भी आ जानी चाहिए। हम रोटेशन को अब डिफाइन करते हैं और रोटेशनल मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन, अब आपको बड़े आराम से ये सब कुछ समझ आ जाएगा। रोटेशनल मोशन की जो डेफिनेशन है इसको शब्दों में पिरोना बहुत ज़रूरी है और ये देखिए हम इसको शब्दों में पिरोने की कोशिश करते हैं। इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, इन रोटेशन ऑफ ए रिजिड बॉडी about a fixed axis, every particle of the body moves in a circle. Every particle of the body, हर पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव करता है। Every particle of the body moves in a circle. हर पार्टिकल, हमने जैसे P1, P2, P3 की बात की थी,
तो हर पार्टिकल जो है वो सर्कल में घूम रहा है। P1 का देख लीजिए, P2 का देख लीजिए, या और ये तो एक्सिस पर ही एक्सिस ऑफ रोटेशन पर रहेगा। एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल, और ये सर्कल क्या कैसे कहाँ होगा, विच लाई इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। ये कहाँ होगा, सर्कल विच लाई इन ए प्लेन which lies in a plane, कैसे होगा, perpendicular to the axis, plane perpendicular to the axis, और आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, and has its center on the axis, and has its center on the axis। जितने भी पार्टिकल इसमें घूम रहे होंगे, सभी पार्टिकल का जो सेंटर है वो कहाँ बनेगा, सभी पार्टिकल का जो सेंटर बनेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर ही बनेगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द रोटेशनल मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। सवाल अब ये है कि क्या ऐसा ही है हमेशा कि एक बॉडी जो है, अगले पेज पर चलते हैं क्योंकि अब पेज में हमारे पास आगे जगह है नहीं। सो अगले पेज पर हम चलते हैं। अब हमारे पास अगला सवाल ये है कि क्या एक जो बॉडी है वो क्या एक फिक्स्ड एक्सिस के किनारे ही घूम सकती है। ये अगला सवाल, बच्चे बहुत सवाल करते हैं, तो सवाल का जवाब देने के लिए से पहले बच्चे मुझसे सवाल पूछे, हम खुद ही सवाल पैदा कर लेंगे कि क्या एक बॉडी सिर्फ एक एक्सिस के ऑफ रोटेशन के किनारे ही घूमती है। ये एक अगला सवाल है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपने लट्टू को घूमते हुए कई बार देखा है, आप लट्टू को घुमाते हैं, घर में आपने खुद भी करके ऐसा देखा है। और देखिए लट्टू का जो बेस पॉइंट होता है ये फिक्स रहता है, ये एक ही जगह रहेगा, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो इस तरीके से एक कोन की शेप में घूमता रहता है। आप यहाँ देखें, ये एक कोन की शेप में ऐसे घूमता रहता है, ये देखिए जरा, ये कोन के शेप में घूमता रहेगा। इसको हम बोलते हैं, ये जो लट्टू है वो ऐसे करके लगातार इसके किनारे घूमता रहेगा। इसका जो अपर पार्ट होगा वो कोन बना देगा, बट इसका जो लोअर पार्ट होगा वो स्टेशनरी एक पॉइंट के ऊपर फिक्स रहेगा। दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल इज टर्म्ड एज प्रिसेशन। इस मोशन को हम बोलते हैं प्रिसेशन। तो हम प्रिसेशन को आपके साथ डिफाइन करना चाहते हैं। प्रिसेशन किसको बोलते हैं, मैं यूं ही कह देता हूं कि ऐसे हो जाएगा। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास, दिस मूवमेंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द टॉप, the movement of the axis of top, इस टॉप की हम बात कर रहे हैं, ऑफ द टॉप around the vertical is termed as top around the vertical this is top around the vertical top around the vertical, okay, is called precession. Yeah, is termed as, इसको हम प्रीसेशन बोलते हैं, is termed as precession. सो ये देखिए, हम एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आपको सब चीज़ समझ आएगी फॉर श्योर। ये देखिए, ये लट्टू है, और लट्टू का जो मोशन है, ये इसका जो अपर पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट तो यहाँ ओ पॉइंट पर फिक्स रहेगा, पर ये घूमता घूमता ऐसे ऐसे करके घूमता चला जाएगा। लट्टू को आपने घुमा के देखा है, आप सब लोग बड़ी तेज़ी से समझ जाएंगे। इस मोशन को हम बोलते हैं द मूवमेंट ऑफ द टॉप। इस पार्ट के मूवमेंट की हम बात कर रहे हैं। द मूवमेंट ऑफ दिस टॉप, ये ऐसे करके घूम रहा है। द मूवमेंट ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल, द मूवमेंट ऑफ द टॉप अराउंड द वर्टिकल इज टर्म्ड एज प्रीसेशन। इसको हम प्रीसेशन बोलते हैं, ओके। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टॉप विद द ग्राउंड विल ऑलवेज रिमेन फिक्स। सो एक तरीके का मोशन हमारे पास ही हो गया। तो इसमें हमने थोड़ा सा लकीर से हट के देखा। हमने जो पिछले सब एग्जाम्पल थे उसमें हम ये देख रहे थे कि एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स था। एक हम आपके साथ और इमेज ऐड करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी जो रिजिड बॉडी है वो किस किस तरीके के मोशन जो है वो अक्वायर कर सकती है, किस किस तरीके से वो
रोटेट कर सकती है। इस एग्जाम्पल को आप ज़रा गौर से देखिए। अब इसमें क्या है, इसको हम देखें तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो एक तो ये है, इसको देखिए ज़रा, एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसमें पंखा जो है वो जैसे पेडेस्ट्रल फैन है, और इसमें जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन और भी है, ये देखिए इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ये भी है। अब इसमें होगा क्या कि जो फैन है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये दो तरीके के मोशन करेगा। इसमें जो फैन है आपका वो एक तो ये ऐसे रोटेट कर रहा है, एक तो डायरेक्शन जो ऐसे डिपिक्ट की है, अब ये चल तो नहीं रहा है, हमने जो मार्क कर देना उसी डायरेक्शन में इसको काउंट किया जाएगा। तो ये तो हुआ इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द ब्लेड। दूसरा एक एक्सिस ऑफ ऑसिलेशन हो गया इसका कि अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है ये भी लगातार चेंज हो रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों साइड में इसका मोशन है, पर इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट फिक्स है। दिस इज ओनली वन पॉइंट फिक्स्ड ऑन द बोथ द एक्सिस। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट ये रिजिड बॉडी कैन रोटेट इन दिस वे ऑल्सो। ओके, so there is some another examples I would like to share with you. This all the examples of NCERT. This is very good compilation of the example in this book. एक आप ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और दूसरा एग्जाम्पल आप ये देख सकते हैं। इन दोनों एग्जाम्पल से भी आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं कि ये देखिए, these two examples are very good to learn for us. पहले केस में आप ये देख सकते हैं कि द मोशन ऑफ द सेम बॉडी, दिस इज द मोशन ऑफ द सेम बॉडी, और ये जो मोशन है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन है। दिस इज ओनली प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन, बट दिस इज द मोशन इन द सेकेंड फिगर। इसको फिगर नंबर 1 आप मार्क कर दें और इसको फिगर नंबर आप 2 मार्क कर दें। इसको चलो ऑर्डर में हम मार्क करते हैं। ये फिगर नंबर आपकी इस पेज के ऊपर फिगर नंबर 1 हो जाएगी, ये फिगर नंबर 2 हो जाएगी, और ये फिगर नंबर 3 हो जाएगी, और आपके पास फिगर नंबर 4 हो जाएगी। सो फिगर नंबर आप 3 में यदि आप कहें तो ये बताते हैं कि डिफरेंट मोशंस ऑफ द सेम बॉडी। सो नोट कर लीजिए इसमें कि जो पॉइंट P को एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है ऑफ द बॉडी, एंड O इज़ द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द बॉडी, विच इज़ डिफाइंड एज द, हम इस नेक्स्ट सेक्शन में इसकी बात कर लेंगे। जो आप ये इसमें सिंपली ये देखें कि ये जो है वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन को आप फॉलो कर रही है, और ये जो है वो ट्रांसलेशन कम रोटेशनल मोशन को फॉलो कर रही है। तो ट्रांसलेशन मोशन की आपको डेफिनेशन हमने आपको बता दी है, और यहाँ ट्रांसलेशन कम रोटेशनल मोशन है। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये है प्योर ट्रांसलेशन है, ये ट्रांसलेशन है, और ये ट्रांसलेशन कम और रोटेशन है। सो now I would like to, yes, अब हम वहाँ चलते हैं। अब हम उस पार्ट पर चलते हैं जिस पार्ट पर हम ये कहें कि हम जिसके लिए हमने ये सब कहानी शुरू की थी। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको हम कैरी करने के लिए हम फिर अगले पेज पर चलना पड़ेगा कि सी हियर, ना मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट पेज पर जाके हम फिर उसी कहानी को दोहराते हैं कि यदि आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और उस सरफेस के ऊपर यदि एक बॉडी कोई एक सर्कुलर सिलेंडर है, एंड इट इज रोलिंग डाउन दिस प्लेन, यदि वो नीचे की ओर गिर रहा है, रोल डाउन कर रहा है, तो उसमें कौन सा मोशन होगा। तो हमने इसी की बात आपके साथ की थी कि ये जो है वो प्योरली ट्रांसलेशन नहीं है। तो हमने अभी ये थोड़ा सा कंक्लूड किया है कि जो समथिंग मिसिंग की बात हमने की थी, समथिंग एल्स की बात की थी, तो ये जो मोशन है वो है ट्रांसलेशन। दिस मोशन इज ट्रांसलेशनल प्लस, अब क्या देखा आपने, और रोटेशनल, ये और रोटेशनल है। और हमने ये देखा कि जो अब इसमें इसके बारे में भी हमने और थोड़ी सी चर्चा करनी है। हमने देखा है कि ये ट्रांसलेशनल और साथ में और रोटेशनल हो सकता है। और द रोलिंग मोशन ऑफ द सिलेंडर डाउन द इंक्लाइन प्लेन is a combination of now the rotation about a fixed axis and translation. Thus, जो something else is the case of the rolling motion, and which is preferred to the earlier rotational motion जो हमने बात की थी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक जो बॉडी है वो किस किस तरीके के मोशन जो है वो कर सकते हैं। ये यदि वो फिक्स नहीं है तो वो ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, वो प्योरली ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। पर यदि वो फिक्स है
तो वो ट्रांसलेशन की जगह वो रोटेशनल मोशन जो है वो फॉलो करेगी. So now we can recapitulate the most important observation of this present text is the motion of a rigid body which is not pivoted. अब हम एक concluding remarks लिखते हैं इसके उसके साथ ही हम conclude करना चाहते हैं. The motion of a rigid body is which is not pivoted. The motion of a rigid body, the motion of a ऐसी रिजिड बॉडी जो फिक्स नहीं है, मोशन ऑफ रिजिड बॉडी विच इज़ नॉट पिवोटेड, विच इज़ नॉट पिवोटेड, विच इज़ नॉट पिवोटेड और फिक्स्ड इन सम वे, और फिक्स्ड इन सम वे, जो पिवोटेड नहीं है, इसको फिक्स नहीं किया हुआ है, is either a pure translational or combination of translation or rotational motion. Is either pure translation, या तो वो प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, ये समझना है आपने कि उसके सभी जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वेलोसिटी किसी भी टाइम सेम होगी, और मे बी ट्रांसलेशनल and or rotational motion. Maybe the combination of translational and rotational motion. एक तरीका ये हो सकता है, और दूसरा हो सकता है the motion of a rigid body which is pivoted or fixed. दूसरा पार्ट है इसका, the motion of a rigid body, the motion of a rigid body of a rigid body जो फिक्स है, rigid body which is pivoted ओके, और यूं कहें फिक्स्ड, which is pivoted or fixed in some way is a rotation. Some way is a rotation. So this is what I have to discuss with you about the kind of motion can a rigid body have. तो हम इस तरह के जो मोशन है वो रिजिड बॉडी कर सकती है. बाकी हम डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स को जब डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको ये सारे का सारा कंसेप्ट है ट्रांसलेशनल मोशन का, रोटेशनल मोशन का, रोटेशनल ट्रांसलेशनल मोशन का, वो अपने आप बहुत साफ तरीके से क्लियर हो जाएगा. Thank you very much.